गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित है और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे बढ़िया स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 11 में मैं आपको व्यवसाय अध्ययन या बीएम पढ़ा रहा हूँ। हमने अभी तक व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। हमने पॉइंट नंबर 6 तक पढ़ लिया था कि जो पॉइंट नंबर 1 क्या था, यह एक आर्थिक क्रिया है, यानी जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। दूसरा था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उसकी प्राप्ति। तो व्यावसायिक क्रिया की क्या होती है, जिसमें उपभोक्ता तक वस्तु और सेवा उपलब्ध कराई जाती है और उसके बदले पारिश्रमिक या विनिमय के रूप में पैसा लिया जाता है। तीसरा है मानवीय क्रियाओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय। तो विनिमय का अर्थ ही क्या होता है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। व्यापार का उद्देश्य क्या होता है, अंतिम उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि और उसके बदले वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण और मुद्रा का लेना। इसमें मुद्रा का विनिमय शामिल होता है, यानी मुद्रा विनिमय क्या है, हम एक हाथ से पैसे देते हैं और दूसरे हाथ से वस्तु लेते हैं। तो वस्तुओं का उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है। ऐसी क्रिया व्यावसायिक क्रिया नहीं कहा जाती। घर में परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पकाना ये व्यावसायिक क्रिया नहीं है। लेकिन किसी रेस्तरां में अन्य व्यक्तियों के लिए भोजन पकाना, उनके लिए भोजन तैयार करना, उन्हें भोजन को बेचना, सब्जी बेचना, इसके अलावा भोज्य सामग्री है, मिठाइयाँ ये बेचना, ये एक व्यावसायिक क्रिया में शामिल है। नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं को यदि हम एक समय में एक बार में क्रय विक्रय करते तो उसे हम व्यवसाय नहीं ले सकते, व्यवसाय के रूप में नहीं शामिल कर सकते। उदाहरणतः कोई व्यक्ति अपना रेडियो है वो लाभ पर बेचे, यह एक व्यवसायिक क्रिया नहीं है। लेकिन यदि वह अपने घर से या दुकान से लगातार नियमित रूप से रेडियो बेचता है तो हम इसे व्यवसायिक क्रिया कहेंगे या व्यवसायिक क्रिया में शामिल करेंगे। प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया का उद्देश्य बच्चों क्या होता है, लाभ अर्जन होता है। प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया है वो लाभ के लिए की जाती है। व्यवसाय है वो कोई सेवा नहीं, कोई धर्मशाला नहीं है जो बिना लाभ की जाए। तो बिना लाभ कमाए कोई भी व्यवसाय वो लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता बच्चों, वो काम ही नहीं कर सकता। इसलिए व्यवसायिक विक्रय की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, लागत को कम किया जा सकता है और अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास किया जा सकता है। अगला था चय, प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता का तात्पर्य क्या है, जब हम व्यवसायिक क्रिया करते हैं तो जिसके तहत हम लाभ पर वस्तु पर को बेचते हैं, तो जो लाभ है वो हो सकता है आज मिल जाए, हो सकता है 5 दिन बाद में, हो सकता है 1 महीने 2 महीने लग जाए। बाजार में तेजी मंदी देखी जाती है, उसी आधार पर वस्तु सेवा को बेचा जाता है। तो प्रतिफल की अनिश्चितता, प्रतिफल की अनिश्चितता से तात्पर्य क्या है, व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन में एक निश्चित समय में होने वाले लाभ में अस्थिरता होती है। जरूरी नहीं कि वो लाभ हमें आज मिल जाए, हो सकता है वो लाभ हमें बाद में मिले। प्रत्येक व्यवसाय के परिचालन हेतु आपको पता है हम कुछ धन का विनियोग करते हैं, कुछ निवेश करते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं। कुछ निवेश करके हम पैसा लगाते हैं, बाजार से पैसा उठाते हैं और व्यापार में डालते हैं। अब व्यापार से हम लाभ कमा रहे हैं, वो लाभ नहीं, जरूरी नहीं कि वो वस्तु सेवा आज ही बिक जाए। जो हम वस्तु सेवा बेच रहे हैं जरूरी नहीं कि वो आज ही बिक जाए। बाजार में मंदी का दौर आता है, तेजी का दौर आता है। इसके अलावा त्योहारी मौसम आते हैं, मंदी का काल आता है, श्राद्धों का मौसम आता है, मलमास का मौसम आता है, जिसके अंदर बाजार में मंदी रहती है। तो हमें अपनी वस्तु, उत्पाद और सेवा उन्हीं मौसम में खरीदनी चाहिए जब बाजार में तेजी हो। तेजी में हमें वस्तु का लाभ अधिक मिल सकता है, मंदी में हमें वस्तु है वो कम लाभ पर बेचनी पड़ सकती है। तो होने वाला लाभ या लाभ है वो अनिश्चित है, जरूरी नहीं कि वो लाभ हमें आज मिल जाए, वह लाभ हमें 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में भी मिल सकता है। लेकिन ये निश्चित नहीं कि लाभ कितना होगा, कितने प्रतिशत होगा और कब होगा। लाभ अनिश्चित है, लाभ की मात्रा अनिश्चित है, लाभ होना अनिश्चित है, जरूरी नहीं कि लाभ ही हो। कई बार तो स्थिति ये होती है कि लगातार प्रयासों के बावजूद भी
हमें कई बार वस्तु को हानि पर छोड़ना या बेचना पड़ता है। तो व्यवसाय के विनियोजन में हम पैसा लगाते हैं, धन लगाते हैं, श्रम लगाते हैं। हम पैसे का, धन का, पूंजी का, श्रम का, प्रयास का निवेश करते हैं। हम श्रम का, पूंजी का, प्रयास का, मेहनत का निवेश करते हैं और लाभ की आशा करते हैं। लेकिन लाभ अनिश्चित है बेटा। लेकिन यह लाभ निश्चित नहीं होता कि लाभ आज ही हो जावे। लाभ अनिश्चित है। लाभ हमें जरूरी नहीं कि आज ही मिले, बल्कि सतत प्रयासों के बावजूद भी कई बार स्थिति ऐसी होती है जब हमें लाभ की बजाय है वो हानि हो जाती है। तो लाभ के बावजूद भी हानि की आशंका है वो व्यापार में बनी रहती है। व्यापार में प्रतिफल है वो अनिश्चित होता है, यानी किसी वस्तु, सेवा, उत्पाद की बिक्री से मिलने वाला लाभ है वो अनिश्चित होता है। जरूरी नहीं कि वो लाभ हमें आज मिल जाए। वो लाभ हमें 5 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद भी मिल सकता है। और कई बार लगातार प्रयास करने के बावजूद भी हम लगातार अपना पूंजी का, धन का, प्रयासों, मानवीय प्रयासों का, मेहनत का, श्रम का निवेश करने के बावजूद भी कई बार व्यापार में हानि की आशंका है वो बनी रहती है। और कई बार हमें हानि पर वस्तु को छोड़ना भी पड़ता है, हानि खाकर वस्तु को बेचना पड़ता है। अगला बिंदु है जोखिम के तत्व। कोई भी व्यवसाय है, व्यवसाय का या व्यापार का अभिप्राय ही जोखिम होता है। तो व्यापार और जोखिम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जोखिम एक अनिश्चितता है। जोखिम एक अनिश्चितता है जो व्यावसायिक हानि की ओर अंकित करती है, जो व्यावसायिक हानि को बताती है। जोखिम रिस्क, जो रिस्क फैक्टर होता है कि हम बाजार में पैसा लगा रहे हैं, श्रम लगा रहे हैं, मानवीय प्रयास लगा रहे हैं, दुकान खरीद रहे हैं, सामान भर रहे हैं दुकान में। जरूरी नहीं कि वो सामान बिके ही, जरूरी नहीं कि बाजार में मांग आए, जरूरी नहीं हम सामान लाभ पे ही बेच पाए। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हमें घाटे पर, हानि पर भी वस्तु को बेचना पड़ता है। तो जोखिम का तत्व रहता है। जोखिम व्यापार के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। व्यावसायिक हानि के साथ है वो जोखिम जुड़ा हुआ था, जिसका कारण कुछ प्रतिफल अथवा अवांछित घटक होते हैं। जोखिम कई तरीके से हो सकता है। जोखिम का संबंध कुछ व्यावसायिक घटनाओं से भी है, जैसे कि उपभोक्ता की पसंद है वो बदल जाए, उपभोक्ता की पसंद में बदलाव आ जाए, उत्पादन विधियों में परिवर्तन आ जाए, उपभोक्ता की पसंद है वो चेंज हो जाए, बदल जाए, बाजार में नया फैशन, नई चीज, नई उत्पाद, नई वस्तु, नई सेवा आ जाए, ग्राहक का दृष्टिकोण उस वस्तु, सेवा की ओर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की पसंद बदल जाती है। उपभोक्ता है वो दूसरी सेवाओं को पसंद करने लगता है। तो उपभोक्ताओं की पसंद या फैशन में परिवर्तन, उत्पादन विधियों में परिवर्तन भी कई बार हो जाता है। कार्यस्थल पर हड़ताल हो जाए, तालाबंदी हो जाए, जोखिम रहता है। कई दिनों तक हड़ताल चले, काम बंद हो जाए, इकाई है उस पर ताला लग जाए, मजदूर हड़ताल कर दे, कोरोना के कारण फैक्ट्रियां बंद करनी पड़े। तो ऐसी स्थिति में भी उत्पादन रुक जाता है, कार्यस्थल पर हड़ताल हो जाती है। बाजार प्रतिस्पर्धा, आपको पता है बाजार में गला काट प्रतिस्पर्धा होती है। कोई भी बाजार है वो प्रतिस्पर्धा के बिना नहीं चल सकता। यदि दुकान में आग लग जाए, सामान चोरी हो जाए, कोई दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, कोई अवांछनीय घटना, यदि कोई व्यापारी उसकी मौत हो जाए या प्राकृतिक आपदा आ जाए, ऐसे से भी हमेशा जोखिम का कोई न कोई तत्व है वो विद्यमान रहता है। कोई भी व्यवसाय, चाहे थोक हो, चाहे खुदरा हो, चाहे मंडी हो, चाहे किराना हो, चाहे कपड़ा व्यापार हो, कोई भी व्यापार, चाहे साड़ियों का व्यापार क्यों न हो, कोई भी व्यापार है वो जोखिम से अछूता नहीं है। जोखिम के बिना कोई भी व्यापार है वो नहीं चल सकता। तो जोखिम का तत्व हमेशा व्यापार में बना रहता है। जोखिम एक अनिश्चितता है जो व्यावसायिक हानि की ओर अंकित करती है।
जिसके कारण कुछ प्रतिफल अथवा अवांछित घटक होते हैं। जोखिम का संबंध व्यावसायिक घटनाओं से है। जोखिम कैसे कैसे हो सकता है? यदि उपभोक्ता की पसंद बदल जाए, फैशन में परिवर्तन आ जाए, नई वस्तु, नई सेवा, नए उत्पाद आ जाए, तो पुरानी वस्तु, सेवा, उत्पाद की मांग घट जाती है। उत्पादन विधियों में परिवर्तन आ जाए, उसमें चेंज आ जाए, उसमें उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, उसमें टिन नंबर, एमआरपी उसमें चेंज हो जाए। कार्यस्थल पर हड़ताल हो जाए, तालाबंदी हो जाए, मजदूर हड़ताल पर चला जाए, काम बंद हो जाए, प्राकृतिक घटना कोई ऐसी हो जाए जैसे आग लग जाए, चोरी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, किसी व्यवसायी की मृत्यु हो जाए, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ आ जाए, सूखा है या भूकंप आ जाए, जिसे दुकान है, कारोबार है, उद्योग है, फैक्ट्री है, उसको भारी नुकसान हो जाए। कोई भी व्यवसाय है, चाहे थोक हो, चाहे खुदरा हो, चाहे मंडी हो, चाहे किराना हो, चाहे कपड़ा व्यवसाय हो, चाहे धान गल्ला व्यवसाय हो, कोई भी व्यवसाय बच्चों वो रिस्क से, जोखिम से अछूता नहीं होता। और जोखिम और व्यापार एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया है, अब हम व्यवसाय के जो विभिन्न तरीके हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, व्यवसाय क्या है, पेशा क्या है, रोजगार क्या है, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कौन कौन से है, व्यवसाय में, पेशे में, रोजगार में, हम इनको किन अलग अलग रूपों में समझ सकते हैं। तो पहला है स्थापना की विधि। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए उद्यमी का निर्णय, उसमें साहस और अन्य कानूनी औपचारिकता यदि आवश्यक है तो उन्हें पूरा करना पड़ता है। तो उद्यमी या एंटरप्रेन्योर का उसका निर्णय, उसका पैसा, जोखिम, श्रम, पूंजी, कच्चा माल, उसके अतिरिक्त उसे रजिस्ट्रेशन, कानूनी मान्यता आदि जरूर लेनी होती है। तो किसी भी व्यवसाय के लिए शुरू करने के लिए उसका एंटरप्रेन्योर, उद्यमी का निर्णय, अन्य कानूनी औपचारिकता यदि आवश्यक हो तो उन्हें पूरा करना पड़ता है। पेशा, यदि किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता लेनी है तो हमें उसके लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। तो यदि व्यावसायिक संस्था, यदि हम हमारे पेशे से जुड़े हैं, जैसे हमारा परंपरागत पेशा है सुनारी का है, तो उसके लिए हमें प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसमें हमें मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी पेशे को अपनाना चाहते हैं, नए सिरे से अपनाना चाहते हैं, तो हमें किसी व्यावसायिक संस्था की उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसका प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। उसकी ट्रेनिंग और उसकी प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। और यदि हम रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित परीक्षा देनी पड़ेगी, उन परीक्षाओं में पास होना पड़ेगा, उसमें नियुक्ति लेनी होगी और सेवा समझौता करना होगा। तो नियुक्ति पत्र जरूरी है, सेवा समझौता जरूरी है। तो नियुक्ति पत्र और सेवा समझौता है वो आवश्यक है। नियुक्ति पत्र और सेवा समझौते के द्वारा हमें नौकरी है वो, रोजगार है वो मिल जाता है। यदि हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो हमें आवेदन करना पड़ेगा, फार्म भरना पड़ेगा, निर्धारित परीक्षा देनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसके बाद हमें वो रोजगार या सरकारी नौकरी है या सरकारी रोजगार है वो हमें मिल पाता है। दूसरा है कार्य की प्रकृति। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु, सेवा, उत्पाद, वस्तुओं की उपलब्धता, सुलभता सुनिश्चित करना, जनता को वस्तुओं और सेवाओं की सुलभता देना। तो व्यवसाय की कार्य प्रकृति कैसी होती है? व्यवसाय की प्रकृति होती है जनता, उपभोक्ता या ग्राहक की अंतिम आकांक्षा, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सेवाओं को सुलभ कराना, वस्तु, सेवा और उत्पाद को जनता के लिए उपलब्ध कराना और जनता को संतुष्ट करना। पेशे का अर्थ क्या होता है? पेशे में क्या होता है? कार्य की प्रकृति कैसी होती है? व्यक्तिगत विशेषता और सेवाएं प्रदान करना। इसमें व्यक्तिगत विशेषज्ञता होती है। यदि हम सुनार हैं, खाती है, कुम्हार हैं या लुहार हैं, तो उसके लिए हमारे व्यक्तिगत विशेषज्ञ होना आवश्यक है। हमें उस सेवा, उत्पाद, वस्तु के निर्माण में विशेषज्ञ होना आवश्यक है। जबकि रोजगार में सेवा समझौता और सेवा के नियमों के अनुसार
जो सेवा समझौता है, जो कार्य करने या रोजगार प्राप्त करने की जो सेवाएं हैं, जो समझौता है, जो नियम है, जो कायदे हैं, जो नौकरी के कायदे हैं, नियम है, समय पर आना, समय पर काम करना, पूरा काम करना, जो समझौता है, उनका नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो ये दोनों मैंने आपको बिंदु बताए हैं। व्यवसाय पेशा और रोजगार में हम अंतर कर रहे हैं। तो पहला अंतर था स्थापना की विधि। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योर का निर्णय अन्य को कानूनी औपचारिकता यदि हो तो पूरी करनी चाहिए। यदि हम पैसा शुरू करना चाहते हैं, यदि हमारा कोई परंपरागत पैसा है तो हमें उसके प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। यदि हम कोई पैसा नए ढंग से शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग और उसका प्रमाण पत्र आवश्यक है। जबकि रोजगार में उसके लिए आवेदन, उसके लिए नौकरी के लिए इंतज़ार, जब नौकरी के लिए परीक्षा होती है तो प्रायोगिक परीक्षा या निर्धारित परीक्षा को देना, उसमें पास होना आवश्यक है। दूसरा क्या था? कार्य की प्रकृति। तो व्यवसाय में कार्य की प्रकृति क्या होती है? जनता की वस्तुओं और सेवाओं की सुलभता, जनता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना, अंतिम उपभोक्ता तक की उसकी परम आवश्यकता, उसको संतुष्ट करना। दूसरा है पेशे की क्या होती है? व्यक्तिगत विशेषज्ञता हमारी सेवा पर निर्भर करती है। यदि हम खाती के, कुम्हार के, बढ़ई के, सुनार के पेशे में निपुण है, ये हमारे व्यक्तिगत पेशे और सेवा पर निर्भर करता है। और जबकि रोजगार में हम सेवा, जो हम रोजगार प्राप्त हमने किया है, वो हमने जो नौकरी की है उसमें रोजगार हमने लिया है, उसकी सेवा समझौता, सेवा के जो नियम है, कायदे हैं, उनके अनुसार कार्य करना, उन कार्यों को, दायित्वों को पूरा करना आवश्यक है। तो आज मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं कि इसमें स्थापना की विधि और कार्य की स्थिति या प्रकृति की विधि के बारे में बताया है। इसमें हमने तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, स्थापना की विधि, कार्य की पद्धति। हम व्यवसाय, पेशा और रोजगार के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको अंडरलाइन करना है बच्चों, आपको इसको लिखना है, समझना है, याद करना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।